जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने उसके 5 लेक्चर खत्म कर लिए और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने केटीजी कंप्लीट किया था और थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन की बात हमने कर ली थी। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी था और उसके हिसाब से हमने कुछ कुछ स्पेशल जो केसेस थे उसके लिए हमने वर्क डन निकाला भी था। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आपको याद है? एक बार अपने क्विक रिवाइज कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। मैं सबसे वर्क डन का एक्सप्रेशन बताया था आपको। क्या एक्सप्रेशन आता है वर्क डन का? इट इज़ पी डी वी। ठीक, ये एक्सप्रेशन था वर्क डन का। फिर मैंने बोला अगर डिफरेंट प्रोसेस होंगे मतलब आपको यही यूज़ करना है, आपको पी की वैल्यू पुट करनी है, जो भी दिक्कतें हमने देखी थी बेसिक डेरिवेशन। और मैं आपको यही बताया था कि आप बढ़िया ढंग से सब रिजल्ट्स को एक बार खुद से करके देखेंगे। आई होप आपने किया होगा। अगर मैं बात करूँ डिफरेंट प्रोसेस के लिए, अगर मैं बात करूँ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन आप बता सकते हैं कितना आएगा वर्क डन आइसोबारिक में? वर्क डन कितना आया था बच्चों? दैट इज पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी कैसे आया था? प्री इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था बिकॉज वो कांस्टेंट था। फिर सेकंड अगर मैं बात करूँ आइसोकोरिक में, बताओ आइसोकोरिक में कितना वर्क डन था बच्चों आपके पास? आइसोकोरिक में वर्क डन था 0। क्यों 0 था? बिकॉज वॉल्यूम में चेंज हो रहा नहीं था। फिर अगर आप बात करें थर्ड प्रोसेस की, तो हमने बात की थी आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हीट सप्लाई नहीं हुआ होगा। हीट एक अलग कंसेप्ट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना अपने आप में अलग कंसेप्ट है। तो आइसोथर्मल में अगर आप देखते थे तो ये आया था nRT ln V2/V1। nRT ln V2/V1 मतलब फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फिर हमने बात की थी बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। तो आप इसके लिए होता है पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है। गामा वही जो CP/CV था ना। गामा क्या होता है बच्चों? CP/CV। इसमें अगर आप वर्क डन देखेंगे तो कितना आता है आपके पास? दैट इज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ये रिजल्ट आया था वर्क डन का। क्लियर? अगर आप बात करें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक दिखता एडियाबैटिक जैसा सही है, पर उसमें ऐसा आता है पीवी टू दी पावर m कांस्टेंट। इस m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे तो ठीक था भी m की वैल्यू सिर्फ गामा होगी, पर यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जनरल रिजल्ट अगर आप इसका निकाल के देखेंगे तो मैंने बोला ऐसा ही तो रिजल्ट आएगा, बस वहां पे गामा की जगह क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। तो लिखा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस m। सर पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा? जैसे एडियाबैटिक में होता है कि भाई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, वैसे पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा? तो पॉलीट्रॉपिक में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू अगर गामा के बराबर होगी तो उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा, m की वैल्यू कुछ और होगी तो कुछ और हो सकता है। तो ऐसा कुछ यूनिक नहीं है इसके बारे में कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ऐसा होता है। समझ में आ गया? ये सब फॉर्मूले मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपने रट्टा मार लिए होंगे बढ़िया ढंग से और सबका डेरिवेशन भी आपके दिमाग में बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर होगा। और जितना बढ़िया ढंग से बच्चों बेसिक चीज आपको क्लियर होगी उतना ही कम हम फंसेंगे आगे आने वाले सवालों के अंदर या फिर जो इसके बाद में हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ सवाल करते हैं वर्क डन निकालने के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों अभी अपने ना हर एक प्रोसेस के ऊपर सवाल बना लेते हैं, उनको फटाफट सोल्व करते हैं। खुद ही बनाते हैं, मतलब आप भी मेरी हेल्प कीजिए सवाल बनाने में, आप भी मेरे साथ मिलकर बना सकते हैं सवाल और अपने फटाफट उनको सोल्व करें। सबसे पहले चलते हैं आइसोबारिक में। आइसोबारिक में क्या रखना है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो मैंने बोला एक सवाल ऐसे लिख दिया आपके पास में, क्वेश्चन हल्के हल्के सवाल अपने कर रहे हैं। मैंने बोला कि प्रेशर ऑफ गैस रिमेन P0 while changing the volume V0 by 2। ठीक, तो पूछिए फाइंड वर्क डन बाय गैस कितना हो रहा है, ये पूछ लिया आपसे। ये सबसे सिंपल सा सवाल, बहुत ही हलवा सवाल। आप मुझे करके बताइए इसमें क्या जवाब आएगा। हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, जो वर्क डन आता है आपके पास इस वाले केस से, वो बच्चों क्या आता है? हुआ गया आपसे क्या आता है? पी डेल्टा भी आता है, ये आता है आइसोबारिक में। तो आपने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू पी
डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है वी नोट बाई टू, वी इनिशियल कितना है वी नोट, तो कितना आ गया आपके पास वर्क डन आ गया माइनस पी नोट वी नोट बाई टू, मतलब नेगेटिव वर्क डन आ गया। नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए था क्या, बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम क्या आ रहा है, कम हो रहा है। पर ये वर्क डन किसके द्वारा है, गैस के द्वारा है। अब इस टर्म से को कई बार लोग खेल सकते हैं, वर्क डन बाई गैस की जगह से बोल देते हैं, वर्क डन बाई गैस की बजाय वर्क डन ऑन गैस पूछ दिया कभी। आपके पास में जैसे यहाँ पे एक चीज सिखाता हूं मैं आपको इस वाले टर्म से, कई बार इसमें आपको कंफ्यूज कर लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर के अंदर बच्चों ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसे गैस भरी हुई है। वर्क डन बाय गैस मतलब गैस काम कर रहा है, गैस काम कर रहा है मतलब आपके पास में यहाँ पे इसका वॉल्यूम को जैसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, ये वर्क डन बाय गैस होगा। जो हम ये निकालते हैं ये टर्म, दिस इज वर्क डन बाय गैस। अगर आप देखें वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी, ये क्या है आपके पास में, दिस इज वर्क डन बाय गैस, दिस इज वर्क डन बाय गैस। अगर समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक हो सकता है वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये क्या होगा भाई साहब, जो सराउंडिंग जो वर्क कर रहा है, हमने जो निकाला है वो क्या है, वर्क डन बाय गैस। कभी पूछा है सराउंडिंग कितना वर्क कर रहा है, बात समझ में आ रही है, तो ये कभी पूछे वर्क डन बाय सराउंडिंग मतलब ये सराउंडिंग वाला पोर्शन कितना वर्क कर रहा है, वो वाला होता है आपके पास में वर्क डन बाय सराउंडिंग। समझ में आ गई मेरी बात, तो वो फिर वो वर्क डन बाय गैस अलग चीज है, वर्क डन बाय सराउंडिंग आपके पास में अलग चीज है। क्लियर, तो दोनों अलग अलग बात होती है, जो वर्क डन बाय गैस अलग होता है, वर्क डन बाय सराउंडिंग अलग होता है। हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है आपके पास में, वर्क डन बाय गैस। कभी आ सकता है वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस, ये क्या है, वर्क डन ऑन गैस मतलब गैस के ऊपर कितना वर्क हुआ, तो मतलब किसने किया, सराउंडिंग ने। तो कभी पूछे वर्क डन ऑन गैस का मतलब हो गया क्या पूछ रहा है वो, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये दोनों एक ही बात होती है। ये ऑन और बाय वर्ड में अपने आप में बढ़िया मैटर है, मतलब ऑन मतलब किसके ऊपर कर रहे हैं, बाय मतलब कौन कर रहा है। वर्क डन ऑन गैस मतलब कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग पूछ रहा है। वर्क डन बाय आपके पास सराउंडिंग आ गया कि भाई वर्क डन बाय मतलब यही बात हुई ना, वर्क डन ऑन गैस कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, तो इसको आपने बोल दिया वर्क डन बाय सराउंडिंग। और कभी ऐसा है वर्क डन ऑन सराउंडिंग, इसका मतलब क्या, सराउंडिंग के ऊपर कितना वर्क हुआ, सराउंडिंग ने कितना किया वो नहीं है, सराउंडिंग पे कितना वर्क हुआ, तो वो किसने किया होगा, गैस ने किया होगा। तो आप इसे बोलो सर ये है वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। मोस्टली आपसे यही पूछेगा कि वर्क डन बाय गैस कितना है, तो दो अलग अलग टर्म है, वर्क डन बाय गैस अलग आता है, वर्क डन बाय सराउंडिंग अलग आता है, वो आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लगा था वो गैस लगा रही थी, सराउंडिंग जो फोर्स लगा रहा होगा वो PATM मल्टीप्लाई एरिया हो सकता है, बस सराउंडिंग को बाहर प्रेशर P नोट है, तो आप P नोट मल्टीप्लाई एरिया देखिए, वो डिफरेंट चीजें आपके पास में आ सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या केस में क्या है। तो थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान रखिए, क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है या फिर वर्क डन ऑन गैस पूछ रहा है, थोड़ा सा वर्डिंग में ध्यान। बाय मतलब के द्वारा, मतलब वर्क डन बाय गैस मतलब गैस कितना वर्क करिए, वर्क डन ऑन गैस मतलब गैस पे कितना वर्क हुआ, तो वो किसने किया होगा, सराउंडिंग ने किया होगा। क्लियर है बात, तो ये तो था बच्चा का आइसोबारिक प्रोसेस का। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें बात करते हैं। बच्चों ये वाला सवाल आपके पास में है, इसमें बोला गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास में, और ये टेम्परेचर कितना है, T नोट है, ठीक, कीपिंग टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट, वो वैल्यू T नोट है, द प्रेशर बिकम डबल, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय गैस। नंबर ऑफ मोल गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल दैट इज 2, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया बताइए कि ये गैस कितना वर्क डन करेगी, ये आप मुझे निकाल के बताइए। कर पाएंगे क्या, थोड़ा सोच के करिएगा ना, कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस क्लियर है, प्रोसेस क्लियर, तो आप उसका फॉर्मूला लिखिए और आप वैल्यूज पुट करिए, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ भी हुआ। हम कैसे करेंगे, मैंने बोला मुझे वर्क डन का जो फॉर्मूला पता है, दैट इज nRT/ln V2/V1, मैंने यही याद किया था, V2/V1, ठीक है। n पता है, r पता है, r की स्टैंडर्ड वैल्यू है इज 8.314, टेम्परेचर पता है T नॉट, वॉल्यूम नहीं पता है, प्रेशर के बारे में पता है कि प्रेशर जो था वो डबल हो गया। तो मैंने बोला मुझे V की टर्म में फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे P की टर्म में चाहिए। तब मुझे पता है प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा आपके पास, सही बोल रहा हूँ। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे चेक करें V2/V1, तो ये दिखा P1/P2 इज इक्वल टू आ गया V2/V1,
ठीक। अब प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया, प्रेशर डबल हो गया। तो अगर ये P1 को आप P0 बोले, नीचे वाला होगा 2P0 और ये आ गया V2/V1। तो यहां से V2/V1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, हाफ आ रही है। V2/V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। तो आप ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो वर्क डन आपके पास में। अच्छा मुझे ये बता, वर्क डन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? सर वॉल्यूम क्या हो गया, कम, मतलब फाइनल वॉल्यूम आपके पास में अगर 1:2 है, फाइनल बाय इनिशियल का रेशियो 1:2 है, मतलब वॉल्यूम कम हुआ है। और अगर बच्चों आपके पास में वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब वर्क डन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। थोड़ा देखते हैं करके। दैट इज एन आर टी नॉट एल एन V2/V1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, हाफ। ठीक, तो ये कितना बन गया, दैट इज -2RT0 ln2। ये आपके पास है वर्क डन हो गया, -2RT0 ln2। समझ में आ रही है बात? तो कुछ नहीं करना, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी से इसके सवाल मतलब कर पाएंगे। क्लियर? बच्चों सवाल आपके सामने, सवाल पढ़िए ना, आपके लिए नए हैं ये सवाल, आपने केमिस्ट्री में देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नए हैं आपके लिए सवाल। सवाल में क्या बोला गया, ए मोनोटोमिक गैस इज केप्ट इन इंसुलेटेड चैम्बर हैविंग इनिशियल प्रेशर P0 एंड इनिशियल वॉल्यूम V0। नाउ प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज टू 32 टाइम्स, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय गैस। सोचिए क्या प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस क्या समझ में आएगा, कैसा प्रोसेस है ये। कैसा प्रोसेस है, आपको बोल दिया इंसुलेटेड चैम्बर। इंसुलेटेड चैम्बर मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता नहीं है। तो अगर ये आपके पास में इंसुलेटेड चैम्बर है तो कैसा प्रोसेस होगा बच्चों, ये आपके पास दिस विल बी एडियाबैटिक। इंसुलेटेड चैम्बर समझ में आ गया? इंसुलेटेड चैम्बर है मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, मतलब हीट का फ्लो हो नहीं सकता, मतलब कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप आई होप प्रोसेस कर सकते हैं, इसको कर पाएंगे, करके बताइए। थोड़ा कैलकुलेशन आपको रहेगा, पावर गंदी गुंदी दिखेगी जो भी है, पर आप सोल्व करिएगा, एट द एंड आपको खूबसूरत रिजल्ट दिखाई देगा। करके बताइए बच्चों क्या है। हाँ भी हुआ। तो मैंने बोला मुझे जो फॉर्मूला पता है वर्क डन का, वो होता है आपके पास, कौन सा प्रोसेस है, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपको लैंग्वेज से समझना था, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पे वर्क डन देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो क्या वर्क डन आएगा आपके पास, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। ऐसा पढ़ा था आपने। या फिर आप इसको लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1, PV को NRT लिख सकते हैं, डिवाइड 1 माइनस गामा। टेम्परेचर का नाम ही नहीं है तो यार ये एक्सप्रेशन यूज नहीं हो, यही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पता है P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है P0, इनिशियल प्रेशर P0 है, सवाल में गिवन है। वॉल्यूम V1 कितना है, V0। फाइनल प्रेशर भी गिवन है भाई साहब, कितना हो गया, 32 टाइम्स हो गया, तो कितना बन गया 32 P0। पर भाई साहब फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है, यहाँ पे आगे फंस गए। अब पहले हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और एक बार फाइनल वॉल्यूम आ गया फिर तो आप सब कर देंगे। गामा की वैल्यू पता है ना, गामा, गामा कहाँ से पता है सर, अरे मोनोटोमिक गैस है दोस्त, मोनोटोमिक गैस का गामा हमें पता होता है, कितना होता है मोनोटोमिक गैस का गामा, दैट इज 5/3, ये हमें पता है, तो हमें गामा ही पता है 5/3। अब भाई साहब कोई मेरा ये रोग काट दे और मुझे V2 की वैल्यू बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अब मैं कैसे निकालूं V2 की वैल्यू, तो मुझे समझ में आया अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये लिखा जा सकता है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस तो यही होता है, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। P1 कितना है आपके पास में P0, और V1 कितना आपके पास में V0 रेज़ टू पावर गामा कितना है 5/3। ठीक, फाइनल प्रेशर देखिए, फाइनल प्रेशर कितना बन गया, P2 हो गया 32 P0, 32 P0, वॉल्यूम की पावर आपके पास कितनी आ गई 5/3। क्लियर, इस P0 ने इस P0 को मार दिया। सही,
अब हम थोड़ा देखते हैं, तो यहाँ पे बन गया आपके पास में, हमें ये v निकालना है ना, ऐसा ही है, आपको v निकालना है। तो आपने क्या किया, हमने बोला v नॉट डिवाइड बाई v रेज टू पावर 5/3 इज इक्वल टू 32। सही। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v नॉट बाई वी, तो ये क्या हो जाएगा 32 रेज टू पावर 3/5। हमने क्या करा, इसकी पावर स्क्वायर करते हैं, वैसे हमने इसकी पावर 3/5 कर दी दोनों की, तो 3/5 इसमें करूंगा तो वो 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किया, मैंने इसकी पावर भी 3/5 कर दी, इसकी पावर भी 3/5 कर दी, तो 3/5 कर दी तो 1 बन गया, इसकी पावर 3/5 होगी। अब इसको कैसे सोल्व करें, 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5, ऐसे लिखा जा सकता है, 3/5 हो गया। इस 5 ने इस 5 को मार दिया, तो यहां से आपके पास है v नॉट बाई वी कितना आ गया बच्चों, दैट इज 8 आ गया। क्लियर। तो वॉल्यूम कितना बन गया आपके पास, फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज v नॉट बाई 8। ये करना खूबसूरती है, ये जो हमने काम किया ये खूबसूरत है, थोड़ा सा हल्का सा गणित यूज होता है पावर वाला, वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आप इसमें देख लीजिए, इसमें दिक्कत है तो आप थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। हमने क्या किया, हमें समझ में आया प्रोसेस एडियाबैटिक है, मतलब P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो P1 है P नॉट, V1 है V नॉट की पावर 5/3 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना होगा 32 टाइम्स, दैट इज 32 P नॉट, और वॉल्यूम कुछ V रेज़ टू पावर 5/3 मान लिया। अब यहाँ से हमने देखा तो आपके पास V नॉट बाई V का रेशियो मतलब सोल्व किया, तो ये आ गया V नॉट बाई V इज इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 3 होता है 8, तो यहाँ से जो V आया दैट इज V नॉट बाई 8 आ गया। ठीक। अब अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे वर्क डन, तो ये बन गया P2 V2, P2 V2, P2 कितना 32 और V2 कितना है आपके पास V नॉट बाई 8 माइनस P1 V1, P1 V1 तो कितना हो गया आपके पास, दैट इज P नॉट V नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/3, दिस इज 5/3, तो यहाँ पे ये बन गया 4, तो वर्क डन कितना है आपके पास, दैट इज 3 P नॉट V नॉट डिवाइड बाय ये बन गया 2 और ऊपर 5 और यहाँ पे माइनस सिंबल साइन आ गया, तो ये बन गया -15/2 P नॉट V नॉट। देख थोड़ी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, यहाँ पे ये 2/3 गया ना, यहाँ पे 2/3 आ गया ना आपके पास, दिस इज बिकम 9/2 P नॉट V नॉट माइनस 9/2 P नॉट V नॉट। नेगेटिव तो आना ही था बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है ना आपके पास में। समझ में आ रही है बात। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आपको गिवन हो तो एक इक्वेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, पता है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट ये पता है, तो इसका यूज करके आप एक वेरिएबल को खत्म कर सकते हैं और वर्क निकाल सकते हैं। ठीक। बच्चों एक सवाल है, मैं इससे आपको एक बेसिक चीज सिखाऊंगा जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है पोलिट्रोपिक प्रोसेस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा अगर, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन आप लिख पाएंगे P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस m, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखा हो तो ये m होता है, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना आपको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिले, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ PT की फॉर्म PV है ही नहीं, सिर्फ PT लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे VT लिखा हुआ है। तो आपके पास में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जब फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो आपको सब प्रोसेस के अंदर इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब इसको पहले आप PV की पावर में लेके आइए, इस एक्सप्रेशन को सिर्फ P की पावर 1 और V की पावर कुछ के अंदर लेके, जो V की पावर कुछ होगी वो किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे समझ ये एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करें, लेट अस बन गया P V टू द पावर -3, तो आप बोलेंगे सर इस वाले केस में m की वैल्यू -3 है, इस वाले केस में m की वैल्यू कितनी है, इसमें m की वैल्यू कितनी है, इसमें m की वैल्यू कितनी है। मतलब पहले सब एक्सप्रेशंस को इस फॉर्मेट में लेके आइए, फिर वहां से आपको m की वैल्यू दिखाई देगी, वही पूछा है। सवाल पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया। और ये आपके m के लिए बहुत हेल्प करेगा, मान वर्क डन निकालना हो, ये आपको बोल दिया ऐसा कोई प्रोसेस है, तो भाई हमें पहले m तो पता हो तब तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख पाएंगे ना, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड 1 माइनस m, या फिर NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड 1 माइनस m। तो उसके लिए हमें m की वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू के लिए पहले इन सब एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। आप मुझे लेके बताइए, आप मुझे करके बताइए भाई साहब कैसे आप निकाल के इसको m की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, वो आप मुझे करके बताइए। एफर्ट लगाएंगे बच्चों हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा। आप डॉक्टर बनने वाले ब्रिलियंट आदमी हैं, होना चाहिए आपसे।
हाँ भी हुआ। सबसे पहले पहला करते हैं, तो पहला तो आसान है। पहले में क्या लिखा हुआ आपके पास में, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हम करें तो एक्सप्रेशन में पी स्क्वायर वी की पावर 5 कॉन्स्टेंट। तो मैंने बोला यार बस ये पी की पावर ही हटानी है, तो क्यों ना एक काम करें, पूरे की पावर 1/2 कर देते हैं। इस पूरे की पावर 1/2 कर देता हूँ, तो इसकी पावर यहाँ पे 1/2 किया, तो यहाँ पे कांस्टेंट की पावर 1/2 होगी, तो वो कोई नया कांस्टेंट आ जाए, कोई दिक्कत थोड़ी रहेगा, तो कांस्टेंट ही वो भी। फिर दोनों तरफ पूरे का रूट दिया, कांस्टेंट का रूट तो फिर से कांस्टेंट आया, कोई नया कांस्टेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर ये कांस्टेंट है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इसको ये लिखना है पी टू द पावर m कांस्टेंट। अब आप देखिए ये तो हट गया, क्योंकि अब आप इसको करेंगे तो ये p टू द पावर 2 में हाफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो बन गया p, और यहाँ बन गया v टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको चमचमाता रिजल्ट मिल गया, p टू द पावर m की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये तो आसान था, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/2, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करिए, थोड़ा सा पावर वाला गणित क्लियर होना चाहिए ना। अगर आपने बचपन में 8वीं 9वीं क्लास के अंदर अगर आपने नलायकी की होगी, ये सब पार्ट ढंग से नहीं पढ़े हो, तब आप हो सकता थोड़ा स्ट्रक हो जाए, पर मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, दक्षिणा सेलेक्ट हुए हैं तो इतना तो कर पाएंगे। हाँ भी अब इस वाले एक्सप्रेशन में चलते हैं, पी टी टू द पावर क्यूब कॉन्स्टेंट के वो इस एक्सप्रेशन में लिख के बताइए, और m की वैल्यू कितनी है वो बताइए। हाँ भी हुआ, करें। तो मैंने बोला यार मुझे ये टी चाहिए ही नहीं, मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे पी और वी चाहिए, तो पी तो अच्छा लग रहा है, टी अच्छा लग रहा नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होते हैं, तो हमेशा सही है बच्चों। तो टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी को आप लिख सकते हैं पीवी, टी को आप पीवी लिख सकते हैं, ये तो फिर कॉन्स्टेंट है ना यार, ये कॉन्स्टेंट तो मल्टीप्लाई होकर फिर कॉन्स्टेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप टी को क्या लिखेंगे, टी को लिखेंगे पीवी बाय एन आर। अभी किसी एक सेटअप के लिए नंबर ऑफ मोल्स और आर सेटअप मतलब कांस्टेंट होंगे, तो फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप टी के जगह क्या मेंशन कर दीजिए, पीवी मेंशन कर दीजिए, टी की बजाय क्या मेंशन, चाहे तो एनआर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको। आपने लिखा पी और टी की बजाय लिख दिया पीवी बाय एन आर की पावर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही। अब ये खुद कांस्टेंट है, तो इससे मिलकर फिर नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये क्या बन गया पी, और यहां बन गया पीवी की पावर क्यूब इज इक्वल टू कोई नया कांस्टेंट, उसको भी कांस्टेंट बोल दिया। अब यहां पे देखिए क्या बन गया, ये पी टू द पावर 4 और वी क्यूब, दिस इज बिकम कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। अच्छा इसको अगर हम सोल्व करेंगे आगे, इसको हम आगे जाके थोड़ा सोल्व करके देखें, तो मुझे ये समझ में आ गया, मेरे पास बन गया p की पावर 4 v की पावर क्यूब इज कांस्टेंट। अब यार इसको कैसे प्रोसीड करूं, p की पावर 1 रहनी चाहिए, तो इसको किससे क्या पावर लगा दूं, इसकी पावर 1/4 लगा देता हूं, 1/4 लगाऊंगा तो p खाली हो जाएगा, v की पावर कितनी बन जाएगी 3/4 कांस्टेंट। तो यहां से जवाब आ गया, m की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक, तो इस सेकंड वाले सवाल का जो जवाब था, इसके लिए m आया आपके पास, m इज 5/2, इसके लिए जो m आया आपके पास दैट इज 3/4। क्लियर। अब इस वाले के करके बताइए, इसमें कितना जवाब आ रहा है आपका। हाँ भी इसमें चलते हैं, तो ये क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, ये है v² t इज कांस्टेंट। अभी हम थर्ड वाले पे चलेंगे ना। अब मुझे फिर समझ में आया, मुझे चाहिए p और v, यहाँ पे मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है इस एक्सप्रेशन में, मुझे t अच्छा नहीं लग रहा, तो t अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या लिखा, t को क्या लिख दिया, तो t को किससे रिप्लेस कर दिया, pv से रिप्लेस किया जा सकता है, तो t को pv लिख दिया, तो क्या बन गया v² और t की जगह pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया पी वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये तो पहले से ही आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा जिसमें आप चाहते थे। वो क्या आ गया, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। तो ये वाला सवाल भी सोल्व हो गया, इसके जो m मिला आपको वो कितना मिल गया बच्चों 3 मिल गया। तो बहुत ही आसानी से हो गया, कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस टेम्परेचर को हमने पुट कर दिया पीवी, हमें जो चाहिए हम उस फॉर्मेट में लेके आते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं। अब ये लास्ट है, इसको आप करके बताइए क्या जवाब आया आपका इसमें। अगर मैं इसे करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि एक्सप्रेशन है t² p की पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही बोल रहा हूं बच्चों, नहीं t²
P की पावर -3 इज कांस्टेंट। मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा, टेम्परेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो T को रिप्लेस करता हूं PV से, तो ये बन गया PV, सही। अगर ऐसा आपके पास में है तो ये बन गया P की पावर -1 और V² इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए पावर जोड़ने वगैरह आती है तो आप कर पाएंगे ना इसको, सही है ये। अब मुझे P तो खाली चाहिए भाई साहब, P ऐसा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको -1 से पावर इसकी -1 कर दी, तो पावर -1 करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये देखिए ऐसा था, देखिए तेरे पास में ये था, दिस इज V²/P कांस्टेंट है तेरे पास, ऐसा एक्सप्रेशन है, सही। तो इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर क्या बन गया, P V² -2 कांस्टेंट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना ऐसा। आपने क्या किया, ये ऐसा था ना आपके पास, या तो इसकी पावर को -1 पावर से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी पावर लगा दी -1, तो -1 लगाएंगे तो ये तो P बन जाएगा और ये बन जाएगा V² -2, तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए। तो ऐसा लिखा P/V², इसका उल्टा कर दूंगा तब भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो P V² -2 बन गया। और अबे इसी फॉर्मूले में चाहिए था, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आपके पास बच्चों निकल के आई, दैट इज -2, m कितना है आपके पास, -2, तो इस वाले रिजल्ट के लिए जो m आया आपके पास दैट इज -2। तो कभी भी इस तरीके का आए कन्वर्ट करने के लिए बोल तो घबराना नहीं है, एक इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT रखना है, जो चाहिए उसको रखिए, जो नहीं चाहिए उसको PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से रिप्लेस कर दीजिए, आपको फाइनल जवाब मिल जाएगा, ठीक। बच्चों एक सवाल है आपके पास, इसमें बोला गया द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम T0 टू 2T0 थ्रू ए प्रोसेस, ये प्रोसेस गिवन है, तो ऐसे पूछा गया वर्कडन कितना होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो अभी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, इतने आप कैपेबल हैं कि आप इसे सोल्व कर पाए, आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आएगा। हम कैसे करेंगे, मुझे समझ में आ गया, पोलिट्रोपिक प्रोसेस है, इसमें क्या है P⁻⁻1 इज कांस्टेंट, ये तो सॉरी PT कांस्टेंट, ये तो लिखा हुआ है, P इधर चला गया, PT कांस्टेंट। मुझे पता है पोलिट्रोपिक प्रोसेस है, तो क्यों ना एक काम करूं, PV⁻m की फॉर्म में लिख लूं, तो मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो T की जगह लिख दिया आपने PV, तो T की जगह PV लिखे तो क्या बन जाएगा P, और यहाँ पे PV, और ये यहाँ पे ऐसे बच्चों बन गया कांस्टेंट। अब ये देखिए, ये बन गया हमें P²V इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको क्या लिखेंगे PV² इज कांस्टेंट, तो कुल मिला के यहाँ पे जो m की वैल्यू आ गई वो हाफ आ गई, ठीक है। अब वर्कडन का फॉर्मूला देखता हूँ, वर्कडन आते तो P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 - m, या फिर इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं तो nRT T2 - T1 डिवाइड बाय 1 - m। अब आप ऊपर का डाटा देखिए, बताइए कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन हमें यूज करना चाहिए। सवाल में क्या गिवन है, टेम्परेचर का चेंज गिवन है, हम ये यूज करेंगे। तो मैंने बोला दैट इज n, गिवन है नंबर ऑफ मोल, r की जगह r, और फाइनल टेम्परेचर 2T0, इनिशियल था T0 डिवाइड बाय 1 - m, तो ये आपके पास से बन गया 2nRT0, 2nRT0, ये आपके पास से वर्कडन आ गया। वर्कडन बच्चों कितना आ गया 2nRT0, क्लियर। तो ये आपके पास जवाब होगा। कितना आसान था, अगर आपको ये पता है कि भाई m किस तरीके से निकालना है, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। इसलिए मैं बार बार पहले बोल रहा था लास्ट लेक्चर में कि फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अगर आप फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चों बात होगी वर्कडन निकालने की मैथमेटिकली फॉर्मूला के हिसाब से। अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और बातचीत करते हैं इसी के ऊपर।
बच्चों हमने फॉर्मूले वाले तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना सीख लिया, उस पर सवाल भी कर लिए। पर वर्क डन निकालने का एक और खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है और जो बहुत ही शानदार है, वो क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। देखिए आपको ये पता है कि वर्क डन होता है आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक। इधर बढ़ते गणित में जब कोई टर्म ऐसा होता है वाई डी एक्स, अगर गणित में कोई टर्म ऐसे कोई भी एक टर्म है, मान लीजिए उसका नाम कुछ एल है, एल इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। आपको याद है ऐसा आपने देखा है कहीं पे, dv बाई dt होता था आपके पास में, वेलोसिटी था ना, v इज इक्वल टू dx बाई dt था आपके पास में। तो फिर मैं बोलता था कि जो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट देखना हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मतलब एरिया अंडर vt करो, एरिया अंडर vt करो। ऐसी कुछ बात हुई थी काइनेमेटिक्स में, मैं नहीं था, कोई और होगा, और ये बात तो हुई होगी भाई साहब, वेलोसिटी इज इक्वल dx बाई dt है, तो कभी वेलोसिटी और टाइम का कर्व गिवन है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो आप बोलते थे सर जी एक काम करिए, वेलोसिटी और टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालिए और वो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट होगा। या फिर कभी vt कर्व गिवन होता था, अगर कभी आपको at कर्व गिवन होता था, at कर्व, तो आप बोलते थे अगर आप at कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन था, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो आप बोलते हैं सर अगर आप ये कर लें a dt, इसको इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो अगर आप at का एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ऐसी चीज ये कॉमन है कि at मतलब इंटीग्रेशन ऑफ at का मतलब हो गया एरिया अंडर at का, इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब हो गया एरिया अंडर द y x कर्व। तो सेम बात यहाँ पे लिंक होगी, अगर आपको कभी वर्क डन निकालना हो तो आप एरिया अंडर द पीवी कर्व भी निकाल सकते हैं। अगर आप एरिया अंडर द पीवी कर्व अगर आप निकाल लेंगे तब भी आपको वर्क डन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों ये बात। अगर कभी वाई dx का इंटीग्रेशन होता है वाई dx का, तो हम बोलते हैं भाई सर एरिया अंडर वाई एक्स कर्व इज दैट क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर ऐसा कभी होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कंसेप्चुअल पॉइंट आ गया ना, एक नई चीज आ गई। देखिए इससे पहले आप इसको यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि अभी इससे पहले हमने ग्राफ वाले सवाल ही नहीं किया। अभी हम ग्राफ शुरू करेंगे। एक कंसेप्चुअल पॉइंट है आपके पास में, और ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे हमें बहुत हेल्प करने वाली है। हमें क्या समझ में आया कि एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव वर्क डन बाय गैस। क्या एरिया अंडर पीवी कर्व आपको क्या देगा, वर्क डन बाय गैस। पर इसमें खतरा है, मतलब हम वो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पे गलती होने के चांस है। क्या खतरा है, प्रोजेक्शन किस पे लेना है, प्रोजेक्शन v वाले एक्सिस, या फिर जिस पे वॉल्यूम हो, प्रोजेक्शन वॉल्यूम वाले, हिंदी लिखना जानते हैं ना बच्चों, प्रोजेक्शन वॉल्यूम वाले एक्सिस पर लेना है। सर थोड़ा सा ग्राफ दिखा देंगे तो हमें थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो भाई आपको थोड़ा ग्राफ आप दिखाता हूँ, थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। ये बात चमक रही है ना, इसमें कुछ ऐसे बहुत बड़ा कोई तीर तो नहीं मार दिया मैंने जो आपको हवाई ना लग रहा हो। अगर वर्क डन पीडीवी दिखाओ मतलब एरिया अंडर पीवी कर्व आपको वर्क डन देगा, यही तो बात होता है। पीडीवी का इंटीग्रेशन मतलब यही होता है। तो अगर कभी भी आपके पास पीवी कर्व हो, कर्व गिवन हो, जैसे इससे पहले वैसा में कर्व नहीं गिवन था, इक्वेशंस गिवन थी, तो हमें मैथमेटिकल जाना ही था। कभी अगर मैं जैसे कर्व वगैरह गिवन हो तो आप एरिया अंडर द कर्व से काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिखाना शुरू करता हूं। आइए, आपके पास में एक ऐसा बोला गया कि भाई साहब यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाया गया, और वो कर्व कुछ ऐसा आ रहा है, मस्त ऐसा आ गया। तो यहां से चलना शुरू हुए, हम ए से चले और बी पे पहुंचे, तो ये हमने एरो बना दिया। इनिशियल पॉइंट क्या था बच्चों, ये। फाइनल पॉइंट क्या था, ये। आपसे पूछ लिया बताइए वर्क डन ए बी में कितना होगा, ए से बी जाने में वर्क डन कितना हुआ, तो मैंने बोला ए से बी जाने में जो वर्क डन आएगा वो एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो वॉल्यूम वाले प्रोजेक्शन लेना, वॉल्यूम वाले एक्सिस से प्रोजेक्शन लिया ऐसा, जिसका एरिया अंडर कितना आ गया, ये इतना आ गया। ये पूरा वर्क डन आ गया आपके पास। ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज वर्क डन ए से बी जाने के अंदर। तो कितनी खूबसूरत बात है, देख हमें दिखाई देने लगी ये बात। अच्छा ये वाला एरिया है, बस समझ में आ रहा है एरिया कैसे, यहां से कि यहां तक चला तो ऐसा बना दिया। कंसेप्चुअल बात है, क्लियर है। अगर मान लीजिए यही पाथ ऐसा होता, यही पाथ ऐसे कभी कुछ ऐसा होता,
तो ये पूरा इसके अंदर जितना प्रोजेक्शन में जितना एरिया आएगा, मतलब ये जो कर्व है जितना एरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा इन दोनों, मतलब ये जो ग्राफ ने जो इस वाई एक्स मतलब वॉल्यूम पे अगर हम प्रोजेक्ट करके देखें जो एरिया आपके पास में, पूरा एरिया आपके पास में वर्क डन आ गया। इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ये जो कर्व है इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा पूरा का पूरा आपके पास में वर्क डन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी हम बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। मैं कुछ कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाए, थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों ना, ये ऐसे पीवी है। अच्छा मैं ये बोलूँ ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस वर्क डन क्या बोलेंगे? दिस इज पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन है? दिस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। हमें खास मतलब ये ब्रह्मास्त्र हो गया आपके पास है, मतलब बहुत ही तगड़ी चीज हो गई आपके पास में, समझ में आ गया? तो अगर हम इसे ब्रह्मास्त्र लिख लें, मुझे हिंदी भी पूरी नहीं आती लिखनी, मान लीजिए ऐसे ब्रह्मास्त्र में ये ऐसे ही दिखा है। ब्रह्मास्त्र आपके पास में क्या है? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। आपको आंखें बंद करके बात बतानी है भाई साहब। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? हाँ, वर्क डन पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है देन वर्क डन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम आपके पास में घट रहा है देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पूछना है वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है। तो मैंने इस वाले केस में देखा, अच्छा ए में वॉल्यूम इतना था, बी में वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम बढ़ा है घटा? भाई साहब वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को किसी ने बोला भाई साहब ये वाला कर ले, मस्त, ठीक है जी। ये ए से लेके हम बी पॉइंट पे गए। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ वर्क डन कितना हुआ ए बी में। ये एक नया कर्व बनाया, मुझसे पूछा वर्क डन कितना हुआ ए बी में। बोल जल्दी बोल भाई, कितना वर्क डन हुआ? तो आप क्या बोलेंगे? इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, ये कर्व है, इसके अंडर एरिया कितना बना? ये पूरा एरिया बन गया। समझ आ रहा है? ये वैसे पूरा एरिया बन गया। दिस इज वर्क डन। ये क्या बोलेंगे? ये वर्क डन आ गया आपके पास ए से बी में। ये जितना एरिया है आपके पास में, ये एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे? मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं। एरिया तो कैलकुलेट कर ही सकता है। तो ये आपके पास में वर्क डन आ गया एसीबी में। समझ में आया? जो प्रोजेक्टेड जो एरिया हमने यहाँ पे शो किया है। अब ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। तो वर्क डन कैसा है? ये वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लियर? अब अगर मैं इसी सवाल को ऐसा बना दूं दोस्त, ये पीवी कर्व है, ठीक, और ये ऐसी लाइन बना दी अब की बार, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब की बार बता भाई साहब वर्क डन कैसा दिखेगा? कौन सा है वर्क डन इसके अंदर? बता, और बता वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव। एरो दिखाई दे रहा है ना, कहां से कहां जा रहे हैं? ए से बी जा रहे हैं, देख एरो दिखाया। बता भाई कौन सा आएगा? वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो क्या बोलेगा? सर जी हम तो एक बात जानते हैं, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये आ गया एरिया अंडर द कर्व, ये सारा वर्क डन है। पर अब की बात पहले ऐसे था अब ऐसे है, तो वर्क डन नेगेटिव है क्या? नहीं भाई साहब, ये वर्क डन भी पॉजिटिव है। दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सर जी हवा ही नहीं लगी। भाई हवा क्या, सीधी सीधी बात है यार। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव। समझ में आ गई आपको बात? तो आप बोलेंगे सर जी वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। तो अगर वॉल्यूम बड़ा है मतलब वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ रही इतनी बात? ठीक है, अब इसमें थोड़ा और देखते हैं। दो और बना लेते हैं ना, यहां बना लेता हूं, थोड़ी जगह है यहाँ पे। अब दोस्त देख, अगर ऐसा होता, मुझे बोलता ये पीवी कर्व है, पीवी कर्व बना दिया और आपको दिखाया गया ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा हो गया। अब आपसे पूछा बताओ वर्क डन कितना और कैसा? एक और केस बनाया, उसमें क्या करा दोस्त? उसने ऐसे कर दिया, ऐसे। इसमें पूछ लिया बता वर्क डन कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव और कितना? फटाफट बता मुझे करके इन दोनों सवालों में। तो बोला सर जी अपने जानते हैं एरिया अंडर द कर्व होता है। इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या आया? इसका एरिया, इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक, ये वाला एरिया आपके पास। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपके पास से? वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? दिस इज वर्क डन एबी। वर्क डन, ये शेडेड एरिया जो है ये वर्क डन एबी का शो कर रहा है। अच्छा यहाँ पे वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि अब की बार वॉल्यूम घट रहा है। पहले वॉल्यूम ये था, अब वॉल्यूम कम हो गया। देखो हम इधर आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली इसमें अगर तू देखेगा तो ये वाला जो एरिया होगा तेरे पास में, दिस एरिया, ये क्या है तेरे पास में? वर्क डन ए बी, वर्क डन ए टू बी।
और यहाँ पे अगर तू देखेगा तो कैसा है ये वर्क डन, पॉजिटिव के नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम अगेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, सीधी क्लियर कट बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, वो जो सवाल आपके सामने है, आपको बोला गया कि ऐसा कर्व है ना 1 से 2 जा रहा है, कर्व बना के आपको दिखाया गया है और आपसे बोला गया बताइए 1 से 2 जाने में वर्क डन कितना होगा। गलती नहीं करना है ना, सही ढंग से मुझे करके होते हैं, वर्क डन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ भी हुआ, मैंने आपको बोला था इसमें गलती मत करिएगा, इसमें गलती की हो सकती है आपने आपने ये वाला एरिया कंसीडर किया होगा, एरिया ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, दिस इज द वर्क डन। आपने अगर ये लिया है तो आप अपने मुंह पे थप्पड़ मारिए, आपने नालायकी की है, आपको खतरा दिखवाया तो आप प्रोजेक्शन किस पे लेना है, वॉल्यूम पे। आपके वॉल्यूम यहाँ बनाया मैंने, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो लोगों ने अगर इस पे लिया है मतलब आप ध्यान नहीं देते सवालों पे, आपके दिमाग में वही चलता है जो आप जानते हैं। आपको याद है अच्छा पीवी लेते हैं तो पीवी ले लिया, आप देख तो लो भाई साहब यहाँ पे वी है, तो आपको ये वाला एरिया लेना है। अब ये एरिया लेना इतनी, अगर यहाँ पे नहीं फंसे तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे फंसे हैं तो मतलब आपने गलती की है। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो वी नोट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है 2 वी नोट है, यहाँ पे प्रेशर कोऑर्डिनेट कितना है पी नोट है, और यहाँ पे कितना है आपके पास, दिस इज 3 पी नोट है। सबसे पहले ये वाला इतना एरिया निकाल लेते हैं, इतना एरिया, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास में एक रेक्टेंगल बन गया। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, ये वाली विड्थ होगी वी नॉट और ये हो गया पी नॉट, तो इतने का एरिया तो हो गया पी नॉट वी नॉट। क्लियर, इसका एरिया अगर आप निकाल देंगे तो ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस इज वी नॉट, और हाइट कितना है बच्चों, ये विड्थ कितनी है 2 पी नॉट, तो ये भी कितना है इज पी नॉट वी नॉट। तो टोटल वर्क डन आपके पास में कितना आ गया, वर्क डन अगर आप देखेंगे 1 to 2 दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो हमने एरिया अंडर द कर्व को 2 पार्ट में बांट लिया, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में। जब ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपको वो लगाना है तो, मैंने यहाँ पे 2 हिस्से में बांट दिया, एक रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में। रेक्टेंगल का एरिया ये वी नोट है, ये पी नोट है, तो पी नोट वी नोट, इसका देखा दैट इज 1/2 बेस वी नोट, और हाइट कितना, हाइट 2 पी नोट, तो कितना आ गया आपके पास, टोटल बन गया 2 पी नोट वी नोट, 2 पी नोट वी नोट, दिस इज वर्क डन 1 to 2, ये आपके पास में टोटल वर्क डन आ गया। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वॉल्यूम को देखा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए पहले वॉल्यूम ये था अब ये है, तो वॉल्यूम पहले वी नोट था अब 2 वी नोट था, तो वॉल्यूम वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट आ गया। समझ में आ रही है बच्चों बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और चीज करके देखते हैं, एक और सवाल है, उसमें भी लोग गलती कर देते हैं, इसलिए वो सवाल दे रहा हूं मैं। यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, आपकी और ऐसा नहीं किया ना, PV सही दिया है बिल्कुल आपको, और आपको बोला गया ऐसा कर्व है ऐसा, ठीक। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपके पास में ये कुछ 2 लीटर है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कुछ आपके पास में कुछ 10 लीटर है मान लीजिए ना। यहाँ पे कुछ प्रेशर है वो 1 ATM है, और यहाँ पे कुछ प्रेशर है आपके पास दैट इज 2 ATM मान लीजिए, 2 ATM, ठीक। आपसे बोला गया कि ये पोजीशन ए हो, ए से बी जा रहा है कर्व, ए से बी का कर्व है, ऐसे ए से बी जा रहा है, तो आपसे बोला गया फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन जूल फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए टू बी जा रहे हैं तो आपके पास वर्क डन कितना है जूल के अंदर, ये आपसे पूछा गया। अभी हुआ तो मुझे समझ में आ गया, एरिया अंडर द कर्व तो लेना है और वॉल्यूम पे प्रोजेक्शन है, मतलब ये जो एरिया है आपके पास, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है
जो प्रोजेक्शन आ रहा है इसका, प्रोजेक्शन मतलब एरिया अंडर द कर्व जो आ रहा है, ये हमारा जवाब होगा। पर अगर आप इसको लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे इसको, अगर आप ट्रेपेजियम बना रहे, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है क्या, ट्रेपेजियम का एक्सप्रेशन क्या आता है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप देखेंगे तो वो आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ऐसा आता है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो अगर आप वैसे देखें तो आप देखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना आ गया बच्चों आपके पास, सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इनकी वैल्यू कितने की 3 आ गई, 3 ATM, और मल्टीप्लाई ये हाइट कितना आ गया 8 लीटर। तो ये आप इसका जवाब बोल देंगे। तो लोग इसको बोल देते हैं, इसको 12 जूल ऐसे लोग बोल देते हैं, पर ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है सोचिए थोड़ा। हम ये क्यों गलत है, क्योंकि एटीएम लीटर से जूल नहीं बनता। अगर आपको जूल में यूनिट चाहिए, तो अगर जूल के लिए चाहिए तो प्रेशर किस में होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर में, अगर आपको जूल में चाहिए, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीएम को न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वर्क डन बनेगा फिर हाफ 3, एटीएम को लिखा, 1 एटीएम होता है 1.01 10⁵, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और लीटर आप देखेंगे तो ये आता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अगर आप 1 लीटर देखेंगे तो कितना आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 8 लीटर दैट इज 8/1000 मीटर क्यूब। अब जो यूनिट आएगी बच्चों वो जूल में आएगी। पहले यहाँ पे यूनिट गलत हो जा रही थी, ये जूल नहीं आएगी, एटीएम मीटर आएगा, और एटीएम मीटर जूल नहीं होता। तो अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 जीरो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 100 बचा आपके पास में। तो एक्सप्रेशन ऐसा बना 1/2 3, और यहाँ पे ये बन गया 101, और यहाँ पे बन गया 8। तो आप सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये बन गया 12 मल्टीप्लाई 101। सोल्व कर दीजिए, 12 मल्टीप्लाई 101 कितना होता है, 202 और 101 12 दिस इज 12 जूल। ये आपके पास सही जवाब आ जाएगा। और ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आ गई बच्चों बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर।